हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें से अभी मैं प्रीलिम्स में सी सेट 2023 का उठाया हूँ। इसमें से सेट ए में करवा रहा हूँ आपको। 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके, आज तीसरा लेक्चर है और मैं 4 लेक्चर में इसके जितने मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। तीसरा लेक्चर है, बाकी बचे हुए आज क्वेश्चन करवाऊंगा एंड बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा इसके। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको सी सेट में करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके भरोसे पर मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए, कुछ तरीके पैटर्न आप फॉलो कर लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, तो भाई आप 100 मार्क्स आराम से लाओगे। ठीक है, 100 मार्क्स आराम से लाओगे, केवल मैथ्स यानी क्वांट एंड रीजनिंग के दम पर। इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इंग्लिश की आपकी पकड़ है तो ठीक है, अदरवाइज आप इतना जीएस पढ़े हैं तो जीएस में आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें अगर आप आरसी नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट तो वो आप अपने लेवल पर कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस या और भी एग्जाम्स होते हैं लाइक इसके एपीएफसी के एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, रेलवे, इन सब के लिए तो आपको पता ही है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कैट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जो भी पढ़ने वाले कांटेक्ट में आपने सब जगह शेयर कर दो जिनको जरूरत है। और उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करो और बताओ कि आपको जो जैसा सुझाव है कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन नंबर आज का पहला 44th क्वेश्चन ये है, अ प्रिंसिपल पी बिकम क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंड हाफ ईयरली विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पी जो अमाउंट है वो क्यू हो जाता है 1 साल में जब R% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और हाफ ईयरली, ध्यान देना, हाफ ईयरली लगता है। इफ द सेम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल जो पी है ये फिर से क्यू हो जाता है, क्यू हो जाता है इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंड एनुअली विथ S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर S% लग रहा है और यहाँ पर R% लग रहा है। R% जो लग रहा है वो ध्यान रहे हाफ ईयरली लग रहा है, 1 साल के लिए लग रहा है। ईयर टाइम दोनों का सेम है, 1 साल, यहाँ पर भी 1 साल है। ठीक है, यहाँ पर एनुअली लग रहा है। देखो भाई, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए हो तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि भाई आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात पता है कि यहाँ पर R<S होगा। क्यों होगा मैं उसका कारण बताता हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि आपके मन में डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैं एक 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, 12% का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि 12% एक बार में ही, ये पर ईयर है, अगर मैं कहूँ कि 12% एक साथ ही लगा दो साल भर के लिए, मतलब 12% एक बार लगाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक ही बार लगा दिया, साल भर में लग गया। ठीक, जब आप इसको कहोगे कि मैं 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, पर इसको आप हर महीने लगा रहे हो, तो हर महीने का मतलब कि आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप 12 से डिवाइड करोगे, बिकॉज साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 1% आ जाएगा। तो मतलब हर पर महीने 1% का रेट लगाओगे तो 12 महीने में 12% तो हो जाएगा ना। और टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम भाई 12 हो जाएगा, बिकॉज ये जो 12 1 साल का था उसमें 12 महीने होते हैं, तो ये 12 टाइम हो जाएगा। मतलब अब इसको 12 साल के बराबर कंसिडर करोगे। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो, इसमें से आर ये वाली वैल्यू ज़्यादा कैसे हो जाएगी, बिकॉज आप समझो भाई 1% हर महीने लग रहा है तो 12 महीने में 12% तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना, कंपाउंडेड लग रहा है, तो उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। पहले महीने जो 1% लगा, अगले महीने इस 1% तो होएगा, परंतु इस 1% का भी 1% निकालोगे तो 0.001 लग जाएगा। फिर अगले महीने फिर से सेकंड महीने लगेगा तो इसका भी 0.001 लग जाएगा और तीसरे महीने इसका भी मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, अब आखिरी में अगर आप जाके कहो कि ये अब आर की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, आर की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा होगी। अगर आप RS स्टार्टिंग में बराबर लेके चल रहे हो 12-12%,
तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, जब आखिरी में ये दोनों चीज़ें बराबर हो रही, मतलब पी से क्यू दोनों जगह आप बराबर जा रहे हो, आखिरी में दोनों की वैल्यू सेम हो रही, दैट मीन्स कि जिसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम लेके चल रहे हो वो बढ़ के ज़्यादा होगा ना, जो ज़्यादा ले रहे हो वो तो उतना ही रहेगा, क्यू होगा। तो कुल मिला के आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आर लेस देन एस होगा। मैं इसी को आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो फार्मूला क्या होता है, आपका अमाउंट क्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू 1 + R/100। अब हाफ ईयरली लग रहा है तो आर की वैल्यू R/2 हो जाएगी, ठीक है, R/2 हो जाएगी, तो R/100 तो R/2 इंटू 100, ये हो गया टाइम यहाँ 2 साल हो जाएगा, टाइम आपका डबल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे। जब एस वाले केस में आप देखोगे तो क्यू इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल सेम है, 1 + S/100 की पावर n यानी टाइम 1, यहाँ पर 1 साल लग रहा। ये कैसा हुआ भाई, देखो फार्मूला होता है, अमाउंट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि पावर n नंबर ऑफ ईयर है अथवा टी कह दो, जो भी आपको कहना है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब इन दोनों में Q/P निकालोगे इससे, तो Q/P पहले से भी दूसरे से भी, तो 1 + R/200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + S/100 टू द पावर 1। लेट से मैं R की वैल्यू 20% मान लेता हूँ, ठीक है, R की वैल्यू 20%, तो भाई Q/P इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 20/100 मतलब कि 1.1 का स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स कि 1.21 हो जाएगा। और इसी को जब 1 + S/100 करोगे तो ये 1 इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब S इज इक्वल टू 0.21 इंटू 100 हो जाएगा। देखो 0.21 समझ में आया, 1 माइनस करोगे तो 1.21 में से 1 माइनस कर दोगे तो 0.21 इंटू 100 मतलब क्या आ गया, 21%। अब भाई समझो, आर की वैल्यू आपने 20% ली, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 21%, तो आप कह सकते हो ना कि आर लेस देन एस होगा। यही चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट समझाया था यहाँ से कि अगर आपको पता है, क्योंकि आर और एस दोनों के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल पी है, आखिरी में जाके क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो एक में अगर वो आधे आधे करके लगा है, एक में डायरेक्ट लगा है, तो भाई ये वैल्यू कम रही होगी, और कम रही होगी उसके बाद बढ़ के बराबर हुई ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। देखो क्या बोला है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर इन विच गिव अ रिमाइंडर 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर। जब आप 1186 को किसी नेचुरल नंबर n से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है, 31। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस नंबर में, इसमें 1866, अच्छा 1100 है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। जब आप 1186 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 31 रिमाइंडर आता है। तो भाई अगर ये वाला नंबर कैपिटल एन है, अगर इस नंबर में 31 माइनस कर दोगे तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, फिर रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 1186 में से 31 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1155 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर ये 31 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ये स्मॉल है अथवा डिवाइजर आप इसको लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर आप डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हो, रिमाइंडर 31 आ रहा है, इसका मतलब डिवाइजर जो है वो 31 से ग्रेटर है। बताओ भाई, डिवाइजर जब आपका 31 से ग्रेटर होगा तभी तो रिमाइंडर 31 आएगा, अदरवाइज फिर रिमाइंडर अगर मान लो 25 है तो भाई फिर 31 क्यों आएगा, फिर तो 6 आएगा रिमाइंडर, 29 तो फिर 2 आएगा रिमाइंडर। आप समझ रहे हैं ना। तो आप क्या करो, देखो 1155, सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करो, कैसे लिखोगे, देखो 11 इंटू 11 कम 11 0, 11 5 55, और इसको ब्रेक करो, 11 इंटू 5 से काटोगे तो 5 इंटू 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, और इसको तोड़ोगे तो भाई 3 7 लिखोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 हो गया, ठीक है, समझ आया। अब आपसे बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर इन विच 31 गिव्स रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर को जब हमने माइनस कर दिया तो नंबर बचा 1155। अब इसमें से
ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, वो नंबर हमें चेक करना है। ऑप्शन देखो 6, 7, 8, 9। अगर यहाँ पर गिनती, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गिनती अगर गलती की है तो भाई आपका आंसर गलत होगा, इसीलिए सी सेट डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको समझ रखनी होगी कि भाई गलतियाँ आप नहीं करोगे। ठीक, देखो अब नंबर ध्यान रहे कि नंबर कोई से भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि आप लेट से कि 5 से डिवाइड करोगे, तो मैं वही बताया कि 5 31 से छोटा है तो 5 नहीं होगा। बट मान लो कि सपोज 11 7 77 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो नंबर कट जाएगा ना। जैसे मान लो कि 77 से डिवाइड करोगे तो 11 7 77, दैट मीन्स कि पूरा पूरा कट रहा है। रिमाइंडर इस केस में 0 रहा बिकॉज आपने रिमाइंडर 31 पहले ही माइनस कर दिया है। ठीक, अब देखो भाई, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप नंबर 31 से बड़ा कितने टाइप से ला सकते हो। अगर मैं मान लो 3 के साथ 5 लेता हूँ, 3 अकेले, जैसे मान लो अकेले अगर 3 लेते हो, 5 लेते हो, 7 लेते हो, 11 लेते हो तो ये नहीं होंगे बिकॉज ये 31 से छोटे हैं। ठीक, अब दो दो नंबर का लेते हैं। 3 इंटू मान लो 5 लेते हो तो ये भी नहीं होगा, 3 5 15 होगा। 3 इंटू 7 लेते हो तो ये भी नहीं होगा। 3 इंटू ये लेते हो मान लो कि 11 तो ये 11, तो ये 33 हो जाएगा बिकॉज 31 से बड़ा है। ठीक है, फिर आपने 3 तो ले लिया, 5 के साथ लो तो 5 इंटू 7 लोगे ये भी हो जाएगा, 5 इंटू 11 लोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक के नहीं है। अपने 5 के साथ आपने 7 लिया, 5 के साथ 11 लिया, 7 के साथ 11 भी ले सकते हो, 77 ये भी होगा। ठीक है भाई, यहाँ से नहीं है। फिर अब ये 2 अंक के हो गए, अब 3 के चलते हैं तो 3 को मैं फिक्स रख रहा हूँ तो 3 इंटू 5 और इंटू 7 कर रहा हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 11 कर रहा हूँ, 3 इंटू देखो 3 इंटू 5 इंटू 7 किया, 3 इंटू 5 इंटू 11 किया, फिर 3 इंटू 5 को अगर ना लो तो 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर 5 7 11 भी तो ले सकते हो भाई, 5 7 और 11 सभी। अब देखो ये नंबर मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको तोड़ा हूँ तो मल्टीप्लाई करके मैं ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करूँगा। मुझे पता है कि इस पूरे 1155 इस नंबर से तो ये छोटे ही आएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर आ सकता है। ठीक है, एक नंबर और संभव है, और वो नंबर पूरा का पूरा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 1155 हो जाएगा। जब इस नंबर को 1186 को जब 1155 से डिवाइड करोगे भाई, तब भी तो 31 रिमाइंडर आएगा। और 1186 में जब आपने 31 माइनस कर दिया तो पूरा पूरा 1155 आ गया। इसको 1155 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर गिन लो कितने नंबर हो गए। देखो एक सिस्टमैटिक वे में जब आप काम करोगे ना, बिकॉज पहले आपने हम सिंगल डिजिट के लिए ये हमारे हो ही नहीं रहे थे, ये नहीं हुए। ठीक है, हमने डबल डिजिट में लिया तो 3 5 15, 3 7 21 नहीं हुआ, 3 11 3 33, यस ये हो गया। 5 7 का हो गया, 5 11 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे कितने नंबर हुए, 9। बताओ, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया भाई, बन जाएगा। तो गिनती आपको ढंग से गिननी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेट पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी द 2 डिजिट नंबर, मतलब पी पी का मतलब कि जो भी डिजिट ले रहे हो, लेट से 1 1 तो ये 11 हो जाएगा, 2 2 ले रहे हो 22, 3 3 33, 4 4 4 4। ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पर बोला वेयर पी क्यू आर, ये इस टाइप से है कि पी आर सबसे बड़ा है, देन क्यू है, देन पी है, मतलब पी लेस देन क्यू लेस देन आर। इफ पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी जीरो, लास्ट में जीरो आ रहा, where TT0 is a 3-digit number ending with 0. Consider the following statement। भाई क्या मतलब निकला, पहले TT0, इसका मतलब भाई अगर आप PP प्लस QQ प्लस RR अगर जीरो के तो ये 0 आ रहा है एंड पर, और 2 TT आ रहे हैं। ठीक है, TT0 TT0। ठीक है, अब देखो इसकी मेथड क्या है, वेयर कंसिडर द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 5, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू इज 6। ये अपने को चेक करना है, चेक करना पड़ेगा भाई। एक चीज़ सोचो कि अगर पी पी क्यू क्यू आर आर जब आप इनको जोड़ते हो, जैसे मान लो मैं एक 11 ले रहा हूँ, एक 33 ले रहा हूँ, एक 55, ये अभी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इनको जब आखिरी में 0 आ रहा, दैट मीन्स कि ये
एक एक डिजिट इनकी इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए आखिरी में। क्यों भाई, क्योंकि पी क्यू आर ये सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, और तीनों डिफरेंट हैं, एक से बढ़ के एक है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब तीनों डिफरेंट हैं। तो इन तीनों का सम या तो 10 आ सकता है या 20 आ सकता है। P प्लस क्यू मतलब P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू या तो 10 आ सकता है या 20 आ सकता है। भाई आप कहोगे 30 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है कि P क्यू आर सिंगल डिजिट नंबर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर तीनों को 999 ले सकते हो तो 27 होगा ना, 30 तो नहीं होगा, पर 27 भी नहीं हो सकता बिकॉज तीनों नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो आप एक को 9 ले रहे हो तो 8 लोगे, तो एक को 7 मैक्सिमम, तो 8 24 हो जाएगा। समझ आया, तो ये 30 नहीं होगा। 20 क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर आखिरी में 0। 10 क्यों होगा, बिकॉज आखिरी में 0 है। समझ आई तेरी बात भाई। अब देखो, अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10 लेके चलता हूँ, ठीक है, इसको लेके चलता हूँ, तो समझो कि P की कितनी वैल्यू संभव है। अगर आप इसको ले तो मान लो P की वैल्यू 1 ले लिए, तो Q और R की वैल्यू 9 हो सकती है क्या, ऑफकोर्स हो सकती है। 9 हो सकती है ना, कि 5 ले लो, कि 4 ले लो, कि 6 ले लो, कि 3 ले लो, ठीक है भाई। अगर P की वैल्यू 2 ले लेते हो मान लो, तो P की वैल्यू अगर 2 ले लेते हो डेट से, तो Q प्लस R की वैल्यू क्या 8 हो सकती है। हाँ भाई, 6 2 8 तो नहीं होगा, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है कि P लेस देन Q और लेस देन R होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 2 ले लिए तो इसकी 6 और इसकी 2 नहीं ले सकते, तो इसकी 5 और आप इसको 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 4 भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं संभव, ये भी नहीं संभव, बिकॉज ये 2 2 इक्वल हो जाएगा, ये 4 4 इक्वल हो जाएगा। हमें ये कंडीशन अप्लाई करवानी है, तो ये वाली कंडीशन होगी, तो मतलब 2 भी पॉसिबल है। क्या 3 पॉसिबल है P की वैल्यू, अगर आप इस केस में 3 लेते हो तो 3 ले लेते हो मान लो, तो भाई 3 अगर इसकी वैल्यू हो गई तो फिर इन दोनों को 7 लाना पड़ेगा 10 के लिए, और 7 लाओगे तो किसी एक को 3 और 4 देना पड़ेगा फिर से बराबर, तो ये संभव नहीं है, मतलब 2 यहाँ से वैल्यू संभव है, ठीक। समझ आया ना। यहाँ पर अगर आपने P की वैल्यू 1 और 2 ली, तो Q की वैल्यू चेक कर लो भाई क्या क्या हो सकती है। देखो, P की वैल्यू जब आपने 1 ली, तो Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी। P की वैल्यू जब 1 ली है तो 9 आना था। अब 9 में आप क्या क्या ला सकते हो, समझो इस चीज़ को। 9 के लिए आप Q की वैल्यू आप 2 और 7 रख सकते हो, मतलब जैसे Q एंड R की वैल्यू, तो Q एंड R की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2 7 रख सकते हो, 3 6 लिख सकते हो, और 4 और 5 लिख सकते हो। तो 2 3 4 वैल्यू इसकी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप 2 ले लेते हो मान लो P की वैल्यू, तो P की वैल्यू जब 2 ले लोगे तो 8 लाना है आपको, फिर Q एंड R की वैल्यू 8 लाना है, तो भाई 3 और 5, तो 3 नंबर तो आ चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से 3 वैल्यू Q की संभव है, ठीक। जब हम P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू हम 20 लेते हैं, 20 लेके चलते हैं, ठीक है भाई। अब P की वैल्यू क्या क्या संभव है बताओ इसमें। P की वैल्यू 1 संभव है क्या, भाई जब 1 ले लोगे यहाँ पर, हालांकि 1 2 आ चुका है, तो अब हमें दूसरी डिजिट चेक करनी पड़ेगी, हम इसको नहीं चेक करेंगे बिकॉज हम 1 2 ले चुके हैं। अगर आ भी जाएगा तो क्या हम उसको डबल काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना भाई, तो हम 1 2 तो चेक ही ना करें। पर फिर भी मैं आपके मन के कन्फ्यूजन के लिए बता रहा हूँ कि अगर लेट से कि आप P की वैल्यू फिर से 1 लेते हो, तो जब 1 ले लोगे तो Q एंड R की वैल्यू 19 बचेगी, बिकॉज 20 माइनस 1 19 बचेगी, और 19 में भाई कैसे 9 2 18 लाओगे, 10 और 9, तो 10 ले ही नहीं सकते, बिकॉज 10 जो है वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं संभव है। अब यहाँ से 3 ले लेते हो मान लो, अगर 3 लेते हो तो फिर Q एंड R की वैल्यू 17 बचेगी, 17 बचेगी ना। यहाँ से Q की भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख के चलते हैं, 17 बचेगी। अब 17 में सोचो कैसे कैसे आ सकता है, 17 में 9 8 17 8 और 9 आ सकता है, एक ही वैल्यू आ सकती है, मतलब Q की वैल्यू 8 हो सकती है, ठीक है, और R की वैल्यू ये Q एंड ये R है, 8 7 हो सकती है। अगर लेट से कि मान लो P की वैल्यू 4 ले लेते हो भाई, तो जब 4 ले लोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 16 दोनों की वैल्यू बचेगी, Q एंड R की वैल्यू 16 बचेगी। और जब 16 बचेगी तो भाई क्या क्या ले सकते हो, 8 8 तो ले नहीं सकते, तो इसको 9 लोगे तो इसको 7 लोगे, तो इधर 7 आ गए Q की वैल्यू, ठीक। अगर मान लो लेट से इसकी 5 वैल्यू ले लिए भाई, जब इसकी वैल्यू 5 ले लेते हो तो फिर इन दोनों की वैल्यू 15 बचेगी। अब 15 में भाई 7 और 8 8 7, तो 7 वैल्यू तो हम ले चुके हैं, इसकी 8 हो सकती है। अगर लेट से कि इसकी मान लो कि 6 ले लेते हो, तो इसकी 9 लेना पड़ेगा फिर,
तो क्यू की वैल्यू 6 हो गई, मतलब क्यू की वैल्यू 6 भी संभव है। ठीक है, क्या अब इसके बाद है मान लो कि कोई और वैल्यू संभव, पी की वैल्यू मान लो मैं 6 ले लेता हूँ। भाई पी की वैल्यू अगर आप 6 ले लोगे तो फिर क्यू एंड आर की वैल्यू कितनी आपको लानी पड़ेगी, 14 बिकॉज 20 माइनस 6 का 14। अब 14 को आप एक की 9 ले लोगे तो दूसरे की 5 जाएगी, 5 इसकी इससे छोटी तो हो नहीं सकती, 6 से छोटी। तो फिर अगर आप इसको 8 लेते हो तो 8 6 14, तो 6 तो इसकी ले ही चुके, मतलब ये संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के आपका आंसर आ चुका है। गिनती गिन लो, देखो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो पी की वैल्यू 5 है, यही आपको बोला है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 5, दैट मीन्स कि ये करेक्ट है। ठीक, क्यू की वैल्यू गिन लो, एक यहाँ से देखो द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू इज 6, क्या है 6, 1 2 3 4 5 4 5 6, मतलब 2 3 4 6 7 8, 5 संभव नहीं है। ठीक है, तो क्यू की टोटल वैल्यू कितनी संभव है, 6 एंड पी की 5, यही आपसे पूछा है। ठीक है भाई, समझ आया, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कैलकाटा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द सम, क्या बोला आपसे, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, 4 अंकों का हमें नंबर बताना है जो 2000 से छोटा हो। ठीक है भाई, 2000 से छोटा, इसका मतलब क्या हो, देखो अपने पास डिजिट है 1 2 3 एंड 4। भाई 2000 से छोटे होने का मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट, मतलब आई एम सॉरी 1000 डिजिट जो है चौथी डिजिट, 4 डिजिट का आप नंबर बनाओगे तो चौथे डिजिट पर आपको 1 ही रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो तो यहाँ पर आप कोई नंबर रख दो, 2 3 4 4 3 2 2 3 4, कोई से कहीं भी अरेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 प्लस होगा नंबर और 2000 से लेस होगा। समझ आया, 2000 से छोटा होगा, 1000 से ज़्यादा होगा। पर अगर बाद में धोखे से अब अगर आप यहाँ पर 2 रख देते हो तो फिर जो भी आप इधर नंबर रखोगे 1 3 4 कुछ भी रखो, तो भाई ये 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। वो अपने से बोला है कि लेस देन 2000 होना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं। मतलब हमारी तरफ से एक चीज़ कन्फर्मेशन हुआ कि भाई ये जो 1000 डिजिट है, यहाँ पर 1000 डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पर 1 तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब बिकॉज अगर यहाँ पर जीरो तो है नहीं, जीरो होता तो भी हम यहाँ नहीं रख पाते, बिकॉज हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर आप यहाँ जीरो रख दोगे तो फिर 4 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। समझ आया भाई, अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब अपने पास 2 3 4 है, तो मैं यहाँ 2 3 4 रख दूँ, 2 4 3 रख दूँ, ये नंबर अगर यहाँ 1 को रखता हूँ, मैं 2 को फिक्स किया तो 3 4 को चेंज किया, 3 4 4 3, फिर मैं 3 को फिक्स कर रहा हूँ तो 2 4 और ये 4 2, ये भी नंबर बनेगा। अब अगर मैं यहाँ 4 को फिक्स करता हूँ, 1 तो पहले से ही फिक्स हो गया, अब हमारे पास 2 3 बचा, तो ये 2 3 अथवा 3 2, तो ये हमारे 6 नंबर बन गए। बताओ, इन सबको जोड़ना है भाई। देखो आखिरी में 4 2 बार आ रहा, 3 2 बार आ रहा, 2 2 बार आ रहा, तो 4 3 7 2 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 मतलब कैरी 1, फिर से सेम चीज़ वही 2 2 बार आएंगे सब, तो 18 1 19, फिर से 2 2 बार आएंगे तो 18 1 19 की 9 कैरी 1, और ये 6 नंबर हैं तो 6 और 1 7, 7998, 7998। बताओ भाई, समझ आया क्या, इन सबको जोड़ दिया, हमें जोड़ना ही तो बोला है ना कि जितने नंबर पॉसिबल हैं उन सबको जोड़। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड लेस देन 2000। ऑप्शन है क्या, 7998, ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है, समझ आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 48, व्हाट इज द number of selection of a 10 consecutive things out of the 12 things in a circle taking clockwise direction। भाई आपको समझ रहे हो क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि एक सर्कल में 12 चीजें हैं। देखो मैं सर्कल बना के समझा देता हूं, चलो मान लो ये सर्कल बन गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि 12 नंबर हैं, 12 में से आपको 10 चीज़ें लेनी है, और वो 10 चीज़ें जो ले रहे हो कंसेक्यूटिव होना चाहिए। लेट से कि ये x1 है, यहाँ यहाँ ये हो गया,
एक्स, मान लो ये x12 हो गया तो ये x1 x2 x3 x4 x5 ये x6 हो गया, x7 x8 x9 x10 x11 x12। ठीक है, ये 12 चीज़ें हो गई। अब वो बोल रहा है कि 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स लेना है आउट ऑफ द 12, मतलब 12 में से 10 कंसेक्यूटिव लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में 10 ले लो लगातार। तो ऐसे कितने, what is the number of selection of a 10 consecutive things out of the 12 things in a circle in the clockwise direction, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको समझ आ रहा तो सीधी सीधी बात है, 12 होंगे। कैसे, देखो मान लो कि ये 12 तो हमने ले लिया, अगर मान लो आप x1 से चालू करते हो तो x10 तक जाओगे, ठीक है, एक ये हो गया। अगर आप x2 से चालू करते हो तो x11 तक जाओगे, x3 से चालू करते हो तो x12 तक जाओगे, x4 से चालू करते हो तो फिर x1 तक पहुंचोगे। बिकॉज यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक पहुंच गए x1 तक। सेम चीज़ें x5 से आप चालू करोगे तो कहीं मान लो x2 तक जाओगे, जहाँ तक भी जाओगे आप जाओगे ना कंसेक्यूटिव 10 नंबर लोगे। x6 से भी आप चालू कर सकते हो, x7 से भी आप चालू कर सकते हो, सेम चीज़ x8 से चालू कर सकते हो, x9 से चालू कर सकते हो, x10 से चालू कर सकते हो, x11 से चालू कर सकते हो एंड x12 से भी चालू कर सकते हो। फिर x12 के बाद फिर से x1, तो ये रिपीटेड हो जाएगा। मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 से लेके 12 तक, मतलब 12 नंबर ऐसे संभव है, 12 केस। ठीक है भाई, ये तो मैं आपको समझा दिया। समझाने का मेन तरीका यही था कि आपको यहीं से डायरेक्ट जो मैं बताया कि समझ आना चाहिए, पहले एक को लेंगे फिर 2 से, तो ऐसे 12 कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ठीक भाई, तो ऑप्शन आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट सी। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रही तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लगता है कि पता नहीं आपको क्या ज़रूरत है, नहीं फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको करेक्ट बताऊं, बिकॉज इसकी आंसर की मैं चेक किया था तो थोड़ा सा कुछ आंसर इन मिसमैच हो रहा था। चलो, इफ टुडे इज संडे, टुडे अगर संडे है देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे। 10 टू द पावर 10th डे का मतलब ये हुआ कि अगर आज संडे है तो 10 की पावर 10 में 10th डे कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो इसका तरीका ये होता है कि भाई हमें पता है कि जब भी कैलेंडर की बात होती है तो हमें पता है कि 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं तो जो भी हम होता है तो नंबर ऑफ उससे रिमाइंडर निकालते हैं। अब रिमाइंडर निकालने का मतलब उसको हम ऑड नंबर ऑफ डेज बोलते हैं, राइट। तो अगर हमसे 10 टू द पावर 10th बोला है तो 10 टू द पावर 10th को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा, सीधी सी बात है 10 को इस डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो ये 3 टू द पावर 10 बचेगा। अब इसको 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड करना दैट मीन्स कि हम 3 टू द पावर 2 निकाल लें, 3 टू द पावर 2 और उसकी होल टू द पावर 5 कर दें डिवाइडेड बाय 7। बिकॉज हमने इसलिए किया कि 3 टू द पावर 2 9 होता है और 9 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा तो उसकी पावर ये 5 है। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करो। हम ऐसे ही जब तक हमें कोई सिंगल डिजिट का ऑड नंबर या रिमाइंडर नहीं मिल जाता लेस देन 7 तब तक हम ये काम करते हैं। तो 2 टू द पावर 5 को मैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है। डिवाइडेड बाय 7, भाई ये 8 हो जाएगा। 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और 2 टू द पावर 2, इसका मतलब 4 हो गया रिमाइंडर आपका। ठीक है, अब जब ये 4 आ गया आपका तो क्या करोगे भाई, आपको 4th डे निकालना है ना। 4th डे, आज अगर संडे है, आज अगर संडे है तो फिर मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, देन वेडनेसडे होगा, देन थर्सडे होगा। आज ये जो भी है तो पहला दिन फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो 4th डे कौन सा होगा बताओ, 4th डे कौन सा होगा आपका, थर्सडे होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये थर्सडे आंसर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है भाई। टुडे इज संडे, आज संडे दिया है तो पहला दिन तो ये वाला होगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4th डे ये थर्सडे होगा। आंसर में कुछ वेडनेसडे दिया है यूपीएससी के आंसर की में, इसलिए मुझे डाउट है कि ये आंसर गलत है। ठीक है,
कैसे आया मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बिकॉज जो चीज़ें पूछा है मैं चेक किया तो मुझे तो कई बार मैं चेक किया तो मुझे तो थर्सडे आंसर निकल रहा है मेरी तरफ ओर से, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्सडे, फोर्थ डे, तो थर्सडे, ठीक है। आप एक बार अपने एंगल से करेक्ट कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। मतलब 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं जो पहले ग्रीन से रेड होते हैं एंड देन रेड टू ग्रीन होते हैं। द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड्स, द सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड, द थर्ड सिग्नल टेक 60 सेकेंड टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, राइट। ग्रीन टू रेड मतलब पहले ग्रीन से रेड होते हैं एंड उसके बाद फिर रेड से ग्रीन होते हैं अगेन, यही होता ही है, कलर चेंज होते हैं। तो द ड्यूरेशन फॉर द ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, मतलब जैसे पहला सिग्नल है, दूसरा सिग्नल है और तीसरा सिग्नल है, तो जब ग्रीन से रेड होते हैं तो वो उसका ड्यूरेशन सेम है, राइट। एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, वो एक साथ पहले ग्रीन होते हैं 2 PM पर, राइट। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन, मतलब ग्रीन का मतलब कि ग्रीन से रेड हुए अब फिर से ये होंगे ग्रीन होंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। मतलब पहली बार 2 PM पर थे, अगली बार फिर से कब, तीनों एक साथ। ध्यान रही तीनों एक साथ की बात कर रहा, अदरवाइज वो तो फिर अपने टाइम पर हो ही रहे हैं, बिकॉज पहला वाला 25 सेकेंड्स ले रहा है, दूसरा वाला 39 सेकेंड्स ले रहा है और तीसरा वाला 60 सेकेंड्स ले रहे हैं, ये सभी रेस्पेक्टिवली। तो भाई 2 PM पर ये तीनों एक साथ ये टर्न होते हैं ग्रीन। फिर अगली बार ये तीनों एक साथ फिर कब होंगे, ये अपने को निकालना है। तो अगली बार कब होंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम निकालोगे, बिकॉज कब होंगे, तो जो चीज़ें तीनों का कॉमन होगी, तीनों जब कॉमन आएंगे, जैसे मान लो कि तीनों का कॉमन जो भी एक नंबर आता है तो उस टाइम तीनों आएंगे, फिर तीनों आएंगे उसी उतने टाइम बाद, इंटरवल बाद, फिर अगले उसी इंटरवल बाद फिर से तीनों आएंगे। तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आप क्या करोगे, 25, 39 एंड 60 सेकेंड्स। देखो 25, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 यहाँ एक है तो ये 25 हो जाएगा आपका। फिर 3 इसमें है तो 3 इसमें है, इसमें 5 एक हो गया, 5 जब ले लिए तो बचा कितना, 12, 12 में से ये 12 का 12 पूरा लिख दो। 39 है तो 39 में 13 3 39, तो 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 ये आ जाएगा, और 3 जो इसका है तो 3 पहले इसमें आ चुका है, मतलब ये टोटल अपना हो गया काम। देखो 12 पंचे 60 इंटू 5 इंटू 13, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ 60, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था, बिकॉज ये पूरा सेकेंड्स में है ना भाई, सेकेंड्स में टाइम हमें हमारे पास जो है, तो इसको हम मिनट में निकालेंगे। 6 अभी नहीं आएगा सेकेंड मिनट में, अभी जब हम 60 से डिवाइड, ये अभी सेकेंड्स में ही आएगा, जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे तब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 13 पचे 65 मिनट। अब 65 मिनट का मतलब 1 घंटा 5 मिनट, आवर लिखो इसको, ठीक है। ये इतना टाइम आया। अब पहली बार ये 2 PM पर अगर मिले थे 2 PM पर, तो अगली बार 1 घंटे 5 मिनट बाद मिलेंगे, तो ये 3:05 पर मिलेंगे PM पर। फिर अगली बार फिर 1 घंटे 5 मिनट लगेंगे, तो मतलब ये 4:10 पर मिलेंगे। फिर अगली बार फिर से 1 घंटे 5 मिनट, तो मतलब 5:15 पर मिलेंगे। यही प्रोसेस चलेगी। अपने पास आंसर देख लो, सभी 4 घंटे यानी 4 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बताओ भाई, ऐसी चीज़ें जब भी आती ना तो आप एलसीएम लिया करो, जब भी कि मतलब वो इतने टाइम बाद मिल रहे हैं या घड़ी की टाइम में कुछ ऐसा, तो आप एलसीएम लो। एलसीएम में देख लो कि यूनिट चेंज कर लो, बिकॉज ये सेकंड में दिया था तो आपको ये आवर में दिया है, मतलब PM मतलब आवर में दिया है, तो पहले मिनट में कन्वर्ट करो एंड देन चेक कर लो कि कितने मिनट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। देखो ये एग्जैक्टली मतलब पूरे कंसेक्यूटिव क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज कुछ इंग्लिश के भी रहते हैं, तो इंग्लिश वालों को मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1 has a ring, एक के पास रिंग है। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज, मतलब 40 के 40 चिल्ड्रन एक सर्कल में खड़े हैं और एक के पास रिंग है, ठीक है। यहाँ पर से चाइल्ड 1 मतलब बोल रहा है कि मान लो कि बच्चे पहले के पास चाइल्ड 1 के पास रिंग है, ठीक है। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज जैसे ही बच्चे खड़े हैं तो वो पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको इसको ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं, राइट। चाइल्ड 1 पास ऑन टू चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 पास टू चाइल्ड 4। देखो चाइल्ड 1 जो है
1 जो है 2 को पास करता है, 2 जो है 4 को पास कर रहा है। देखो चाइल्ड 1 पास टू 2, चाइल्ड 2 पास टू चाइल्ड 4 एंड चाइल्ड 4 पास टू चाइल्ड 7। तो 4 वाला जो है 7 को पास कर रहा है एंड सो ऑन। इसका मतलब इसी तरह है। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड वन को इंक्लूड करते हुए विल द रिंग विल बी इन द हैंड ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। मतलब चाइल्ड 1 से शुरू हुई थी, फिर से चाइल्ड 1 के हाथ में कब जाएगी, ऐसे कितने चेंजेस लगेंगे। समझ आया। तो भाई इसका फंडा ये है, देखो यहाँ पर मतलब पहला चाइल्ड दूसरे को दिया, दूसरा चौथे को दिया, चौथा सातवें को दिया, तो अब अगला आप कौन सा लिखोगे, सातवां वाला किसको पास करेगा। तो इसका फंडा ये आप कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ से देखोगे डिफरेंस, जब देखोगे कलर चेंज करके लिखता हूँ, इनका डिफरेंस देखोगे तो 1 आया, फिर इनका डिफरेंस 2 आया, फिर इनका डिफरेंस 3 आया, तो अगली बार डिफरेंस 4 आएगा, तो अगली बार डिफरेंस 5 आएगा, तो फिर डिफरेंस 6 आएगा, फिर डिफरेंस 7 आएगा। बताओ, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। इसी तरीके से होगा। मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर 14, 15, 16, 17 ऐसे ही होगा। तो 12, 13, 14 तक तो मिनिमम होगा, बिकॉज उसके बाद ही इतने चेंजेस हो रहे हैं ना। बिकॉज पहला चाइल्ड जब पास कर रहा सेकेंड वाले को तो एक चेंजेस हुआ, ठीक है। अब नंबर देखते हैं भाई कि नंबर ये कहाँ तक पहुँच रहा है। देखो हमारे पास चाइल्ड कितने हैं, 40 चाइल्ड हैं। तो 40 के बाद फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा कि मतलब चाइल्ड 40 के बाद फिर 1, 2, 4 ऐसे आ जाएंगे। तो अब देखो, एक में जब एक जोड़े तो 2 आए, 2 में 2 जोड़े तो 4 आए, 4 में 3 जोड़े तो 7 आए, 7 में 4 जोड़ोगे तो ये 11 हो गया, 11 में 5 जोड़ोगे तो ये 16, 16 6 22 यहाँ आएगा, फिर 22 में 7 जोड़ोगे भाई तो ये 29 हो गया, ये 29 था। फिर 7 में जब 8 जोड़ोगे, ये 29 ये वाला है, एक साथ अगर होता तो ये ठीक। फिर 29 में जब ये 8 जोड़ोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 में फिर 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 46। अच्छा 46 होगा, ये 46 में आपको पता है कि 46 नहीं आएगा, बिकॉज 40 के बाद फिर 1, 2 आएगा, तो 40 के बाद फिर ये 6 आएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 40 तक है, उनकी नंबरिंग 40 तक है। तो 46 को आप 6 लिखोगे, फिर 6 में ये 10 जोड़ोगे तो ये 16 होगा, 16 में ये 11 जोड़ोगे तो ये 27 होगा, 27 में ये 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 में ये 13 जोड़ोगे तो ये 40, 10, 50, 2, 52, 52 का मतलब 12 होगा। समझ आया। अभी चाइल्ड 1 नहीं आया, जहाँ चाइल्ड 1 आ जाएगा वहीं हमारा काम क्लोज हो जाएगा, बिकॉज चाइल्ड 1 के पास अगेन जाना है। 12 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। अब मैं 14 के बाद ये डायरेक्ट देखो 15 लिख रहा हूँ, 15, 16, 17 जितना भी आ जाए चेक करना है अपने को। फिर 26 जब ये आ गया, 26 में अब क्या जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे, तो 26 में 15 जोड़ोगे तो 41 आएगा, 41 ये लिखोगे, 41 का मतलब 1, मतलब चाइल्ड 1 के पास तो आ गया। अब हमारा इधर का काम ही नहीं रहा ना, ये 15 तक लगा। तो चेंजेस कहाँ से हुए, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और ये 15 तक। तो ऐसे कितने चेंजेस लगे भाई, तो 15 चेंजेस लगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 15, ठीक है। बताओ समझ आया क्या। एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीरीज आपको पहचानना था कि एक से एक वाला 2 को पास कर रहा, 2 वाला 4 को पास कर रहा, 4 वाला 7 को, उसके बाद नहीं दिया था। तो भाई ये कैसा पैटर्न लग रहा है, यही तो होता है कि रीजनिंग में जो एक सीरीज होती है, मिसिंग नंबर टर्म या फिर एक मिसिंग सीरीज अथवा रंग नंबर सीरीज, उसका खेल है। एक इनका डिफरेंस था, फिर ये 2 वाले डिफरेंस को पास किया, फिर 3 वाले डिफरेंस को, ये 4, 5 ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जेड 2 बार आया है, बाई 3 बार आया है, एक्स 4 बार आया है, डब्ल्यू जो है ये 5 बार आया है, ठीक है। तो ए कितनी बार आएगा, तो हमें मिडिल टर्म, भाई मिडिल टर्म तो हम तब बता पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि टोटल टर्म कितने हैं। समझ आ रहा है ना आपको, पहले पता चलना चाहिए कि टोटल टर्म कितने हैं। अब देखो, मुझे ये पता है कि ये जो जेड है पहले 2 बार आ रहा, जेड 2 बार आ रहा, बाई 3 बार आ रहा, फिर ये 4 बार आ रहा, फिर ये ए कितनी बार आएगा, तो ए देखो जेड जो है, जेड की नंबरिंग कितनी होती है 26, ये 2 बार आया। बाई की कितनी नंबरिंग होती है, हम जानते हैं कि बाई 25 में नंबर होता है, 25 3 28, 26 2 28, 25 3 28, ये एक्स का नंबर होता है 24, 24 4 28, हर बार 28 आ रहा है। ए का नंबर कितना होता है भाई, 1 होता है, तो यहाँ 27 आएगा, ए 27 बार आएगा। बताओ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई क्या,
हुई हो तो बताओ कि मैं ये 27 कहाँ से लिख रहा हूँ। यही तो बोल रहा हूँ कि जब जेड 2 बार आ रहा है, वाई 3 बार आ रहा है, एक्स 4 बार आ रहा है, डब्ल्यू 5 बार आ रहा है, तो ए कितनी बार आएगा, ए 27 बार आएगा भाई, बढ़ रहा है ना नंबर, ए 27 बार आएगा। आप समझ पा रहे हो ना कैसे आया। एक अप्रोच, एक ट्रिक लगानी पड़ती है। अब ये कैसे आएगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे जेड का नंबरिंग 26 होता है, 26 और 2 दो बार आ रहा है मतलब 26 2 28, बाई 3 बार आ रहा है, बाई का नंबर 25 होता है, तो 25 3 28 फिर से हो गया। एक्स जो था 4 बार आ रहा है, एक्स का होता है 24, तो 24 4 28 फिर से आ गया। तो ए का नंबर 1 होता है, तो 27 1 28। अब क्या करोगे, पहले इन सबको जोड़ोगे तब तो पता चलेगा कि टोटल लेटर कितने हैं। तो भाई इन सबको जोड़ो, 2 + 3 + 4 + अप टू 27। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को इधर जो अपनी तरफ से मैं 1 को ऐड भी कर देता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ अपनी तरफ से, बिकॉज हमें जो नंबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, वो 1 से लेके होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 27 तक का फार्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो क्या मैं 27 गुणे 28 लिख दूँ और बटे 2, और ये तो यहाँ तक का हुआ, 1 हमने माइनस करना है भाई, 2 से काटोगे तो ये 14 हो जाएगा। देखो 14 सत्ते 98, कैरी 9, 14 19 26, 26 9 35, और ये वाला -1, मतलब कितना हुआ भाई 357 हुआ, ठीक है। अब 357 में सोचो, एक मिडिल टर्म हो गया, आधे टर्म इधर आधे टर्म इधर, मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि एक मिडिल टर्म होगा, हमसे यही बोला है कि मिडिल टर्म कौन सा है, तो ये एक मिडिल टर्म हो गया, आधे इधर आधे इधर, तो इसमें से एक माइनस करोगे, 2 से भाग दो, तो 2 1 कम 2, फिर एक बचेगा तो 15 2 सत्ते 14, एक बचेगा 17, तो 2 अट्ठे 16, 2 इंटू 171 + 1, तो ये जो 1 बचा है इसको यहाँ रख दो, 178 नंबर इधर रख दो और 178 नंबर इधर रख दो। अच्छा ये 15 था, शायद मल्टीप्लाई कुछ गलत हो गया है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 27 28 बटे 2, 14 सत्ते 98, करीब 9, 14 दूनी 28, और 28 9 27 होता है ना, 37 होता है, तो ये 37 होगा, वही गलत हो रहा था। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ इसको रफ करके, 378 आया है। तो जब आप 378 में -1 करोगे तो ये 377 हो जाएगा। 377 को जब +1 एक मिडिल टर्म हो गया, तो 3 1 2 1 कम 2, फिर 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 + 1, मतलब 188 टर्म इधर हो गए, 188 टर्म इधर हो गए, ठीक है भाई, समझ आया। मतलब अगर आप स्टार्टिंग साइड से देखते हो इधर से, तो टोटल 189th टर्म, 188 + 1 ये मिडिल टर्म होगा, तो 189th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई क्या आपको, 189th क्यों होगा, बिकॉज मिडिल टर्म हमसे पूछा, तो मिडिल टर्म एक हो गया, बाकी इधर आधे इधर आधे इधर, ठीक है। अब देखो, अब मिडिल टर्म यानी 189th तक हम कैसे पहुंचेंगे भाई, ये 2 टर्म, पहला 2 फिर 3, फिर ये कहाँ तक जाओगे, अब जोड़ो कहाँ तक जा सकते हो। लेट से कि मैं मानता हूँ कि सपोज अगर मैं 2 से कहाँ तक जाओगे, सपोज अगर मैं मान लो कि 15 तक ऐड करता हूँ, तो भाई 15 तक अगर ऐड करोगे तो एक से एक इसमें आप अपनी तरफ से प्लस करोगे और एक माइनस करोगे, बिकॉज हमें 2 से दिया है ना जेड, स्टार्टिंग इधर साइड से हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो 15 को अगर जोड़ तो 1 से लेके 15 तक, तो 15 गुणे 16 और बटे 2, और ये -1, 2 से काटोगे 8, तो 15 अट्ठे 120 हो रहा है, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, आगे और बढ़ते हैं। मान लो 18 तक जोड़ते हैं, मान लो इसको मैं 18 तक ले जाता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 19 और बटे 2, और ये -1 अपने से, तो 2 नमा 18, 19 नमा 171, 171 और -1, यानी 170 तक हम पहुँच गए, ठीक है, 170 तक पहुँच गए। अब जो हम 18 लिए हैं, 18 में कौन सा नंबर आएगा, मतलब अब सोचो, वही फिर से बात, कैसे आपको लगाना पड़ेगा। देखो जेड का वैल्यू 2 था, मतलब ये कितना था, 26 2 28, तो 18, अब 18 किसकी वैल्यू आएगी, मतलब टोटल आपको 28 करना है, मतलब 10 वाली जो वैल्यू होगी, 10 किसका होता है, जे का होता है, ठीक है। आप इधर से जा रहे हो, जेड बाई एक्स डब्ल्यू वी यू ऐसे करके जे तक पहुँचे, तो जे तक पहुँचे तो जे में 18, ऐसे 18 जे थे, अगला जे के पहले कौन सा नंबर आता है, आई आता है, तो आई के अब 19 नंबर आएंगे भाई, एक एक बढ़ रहा ना, जे 18 है
तो आई अगला उसके पहले 19 होता है, मतलब आई आएगा और आई के 18 के बाद 19 लेटर आएंगे, तो 170 तक तो हम पहुंच गए। अब अगर आई पूरे पूरे 170 मतलब 19 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाता है 189 हो जाता है, और हमें 189 तक ही जाना है। मतलब यहाँ पर 189 में मिडिल टर्म आई आएगा, इसके बाद फिर एच चालू हो जाएगा यहाँ से एग्जैक्टली, इसके बाद एच चालू हो जाएगा, बट यहाँ पर एग्जैक्टली मिडिल टर्म क्या आएगा, आई। समझ आया, 189 टर्म मिडिल था वही आई आ जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा 92। ठीक भाई, समझ में आया, बताओ आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 56 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, इज पी ग्रेटर देन क्यू, क्या पी क्यू से ग्रेटर है, सवाल आपसे ये पूछा है। अब देखो आपका आंसर या तो पी ग्रेटर देन क्यू है तब भी सही होगा, और नहीं सही नहीं है तब भी, मतलब आप क्लियर बता पाओ कि है या नहीं है, या तो यस होगा या नो होगा, क्लियर आप बता पा रहे हो कि नहीं, ये आपसे क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब होता है। अगर आप नहीं बता रहे हो तो भी हाँ आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि हो भी सकता है नहीं, अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो फिर आप कांट डिटरमाइन बोलोगे, मतलब इसमें से नहीं फाइंड कर सकते क्लियरली, राइट। पर आपका आंसर होना चाहिए कि यह बड़ा है या छोटा है। अब देखो चेक करते हैं, स्टेटमेंट पहला जो दिया है P इंटू क्यू ग्रेटर देन जीरो, P इंटू क्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है दोनों। भाई दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों निगेटिव हों, बताओ। दो चीज़ों ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, और दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तो संभव दोनों हैं। तो क्या आप यहाँ से मान लो लेट से कि मैं इसकी वैल्यू 2 ले लेता हूँ, इसकी 3 ले लेता हूँ, अगर ऐसा लेता हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप बता पाओगे कि ये वाली P की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, ये P की है, ये क्यू की, ठीक, करस्पॉन्डिंग। तो आप यहाँ से बता पाओगे कि भाई P छोटा है क्यू से, इस वाले में अगर 2 लेते हो, इस वाले में 3 लेते हो, तो आप यहाँ से क्या कहोगे भाई माइनस में 2 और माइनस में 3, तो माइनस में 2 जो है बड़ा होगा, तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि P बड़ा है, इस वाले में Q बड़ा था, इस वाले में P बड़ा है, पर दोनों संभव है, तो आप क्या क्लियरली कुछ भी कह पाओगे कि P बड़ा है कि Q, तो पहले से कांट से, अगर आप केवल पहले को यूज़ करते हो तो पहले से कांट से, समझ आया ना। फिर दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं, ये पहला स्टेटमेंट था, दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, पी स्क्वायर ग्रेटर दैन क्यू स्क्वायर, भाई दिया है पी स्क्वायर ग्रेटर दैन क्यू स्क्वायर, क्या मतलब इसका। अब देखो डिपेंड करता है कि अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि पी ग्रेटर देन क्यू, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पी ग्रेटर देन क्यू होगा, और अगर निगेटिव हैं दोनों तो फिर डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, क्योंकि साइन पर तो निर्भर नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप सोचो कि दोनों निगेटिव हैं, भाई दोनों निगेटिव हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कि मान लो कि -3 ये हो गया और -1 ये हो गया। और वैसे तो देखो अब इसमें से बताओ, आप खुद सोचो कि क्या इसमें बता पा रहे हो, इसमें अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मान लो कि मैं इसको 3 ले लिया, इसको 1 ले लिया, सपोज ये 3 1 ये 1 हो गया, पहली वाली P की वैल्यू दूसरी Q की, और अगर निगेटिव है तो इसको मैं -3 ले लिया, इसको -1 ले लिया, ठीक है। अभी भी देखो तो ये P स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी P स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन ये 9 हो जाएगा +9 ये +1, तो ग्रेटर देन P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर है, पर यहाँ पर P ग्रेटर देन Q है और इस वाले में P लेस देन Q है, बिकॉज -1 ग्रेटर होगा नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ भी कांट से, आप कांट से बताओ भाई, सेकेंड से भी आप कांट से, मतलब अकेले किसी स्टेटमेंट को यूज़ करके आप नहीं निकाल सकते। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, दोनों को भाई कंबाइन करोगे तो जो चीज़ें प्लस माइनस यहाँ आ रही है, यहाँ भी प्लस माइनस आ रही है, ठीक है, पी स्क्वायर की स्क्वायर में यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी, तो सेम चीज़ें हम कुछ क्लियरली नहीं कह सकते, इसलिए दोनों स्टेटमेंट को देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कांट बी अदर, किसी स्टेटमेंट को अकेले हम फाइंड कर सकते हैं, अकेले से नहीं। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, अकेले नहीं भाई, किसी स्टेटमेंट से अकेले हम नहीं कर पा रहे हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, भाई ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। द क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट को हम साथ यूज करके भी नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि P ग्रेटर है कि Q ग्रेटर है, हम दोनों में कंफ्यूज हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देखो क्वेश्चन, इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर वेयर p क्यू आर द इंटेजर। ठीक है, p ये वाला बड़ा है क्या इससे, मतलब ये पूछा है क्या p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर से। p क्यू आर पूर्णांक है, इंटीजर है। p माइनस क्यू अगर पॉजिटिव है, p माइनस आर निगेटिव है। अब देखो भाई पहला स्टेटमेंट क्या दिया है मुझे बताओ। p माइनस क्यू पॉजिटिव है, p माइनस क्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जीरो से जो चीज़ें बड़ी होगी उसी को पॉजिटिव कहोगे, और जीरो से जो चीज़ें नेगेटिव होगी उसको आप क्या कहोगे, नेगेटिव कहोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई p ग्रेटर देन q है, क्या आप ये कह पाओगे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, p माइनस आर निगेटिव है, p माइनस आर निगेटिव है, निगेटिव है मतलब लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से ऐसा कह सकते हो कि p लेस देन आर या अथवा r ग्रेटर देन p, आप ऐसा कह सकते हो क्या सेकंड से, बताओ भाई। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट को अगर आप मिला भी देते हो, दोनों स्टेटमेंट को मिला देते हो तो क्या कहोगे कि r ग्रेटर देन p है और p ग्रेटर देन q है, यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछा है कि क्या p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर है p माइनस क्यू आर से। चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो यस, अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मैं यस मान के चलता हूँ कि चलो ग्रेटर है, क्या बोला p प्लस क्यू माइनस आर, अगर ये ग्रेटर है तो भाई बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर है, चलो मैं मान लेता हूँ कि ग्रेटर है, तो p प्लस क्यू माइनस आर, ये बड़ा वाला और माइनस छोटा वाला, यानी p माइनस क्यू और प्लस का r, इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये प्लस p ये माइनस p कट जाएगा, ये q प्लस q और ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस टू क्यू माइनस आर, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर, मतलब माइनस टू आर। भाई यहाँ से देखो, चेक करो दोनों स्टेटमेंट से, यहाँ पर बड़ा कौन सा है, आर बड़ा है क्यू से, तो जब आर बड़ा है और यहाँ बड़ा वाला छोट निगेटिव साइन के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव जब हो जाएगा तो सोचो, क्या ये आप बड़ा लेके चले थे, बड़े में से कभी भी छोटे को माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो भाई पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर देखो निगेटिव आ गया, मतलब ये गलत है। ठीक है, गलत होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हम बड़ा मान के चले थे कि इसको ये बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है, दरअसल ये छोटा है, तभी तो छोटे में से बड़े को घटा रहे हो तो निगेटिव आ रहा। तो अब आप ये क्लियरली कह सकते हो कि हाँ यस, p प्लस क्यू माइनस आर इज नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, अथवा इस पूरे की जगह लेस देन लिख दो आप, ग्रेटर नहीं है मतलब लेस है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये बता तो सकते हो ना कि भाई ग्रेटर नहीं है, लेस है। वो आपसे यही तो पूछा है कि क्या बड़ा है, तो आप कह दो कि नहीं बड़ा है, छोटा है। ठीक है, कुल मिला के आप क्लियरली बता पाओ कि हाँ बड़ा है कि नहीं है, तो आप बता पा रहे हो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को यहाँ से जब इसको और इसको यूज़ किए, तब दोनों स्टेटमेंट को देखो, p एंड q को जब यूज़ किए, p ग्रेटर देन q, r ग्रेटर देन p, जब इसको यूज़ किए तो आप ये बता पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। अकेले किसी को यूज़ करके नहीं बता सकते ना भाई कि p q r, इसमें जो आप काट दिए आपके पास ये आया, तो इसमें p और q से नहीं बता सकते, बिकॉज q एंड r का रिलेशन है, q एंड r एक ही है, यहाँ पर q एक ही है, दूसरा नहीं है, तो दूसरे को रिलेशन से बनाने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। समझ आया, तो दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके आप आंसर कर सकते हैं कि हाँ बड़ा है या नहीं है, कुल मिला के नहीं है, पर वो आप बता तभी पा रहे हो जब दोनों स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन और हैं, आज करवा देता हूँ, बाकी अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में करवा दूंगा। इन अ पार्टी 75% टुक टी, 60% टुक कॉफ़ी, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी। समझ आया, मतलब 75% चाय लेते हैं, 60% कॉफ़ी लेते हैं, 15% दोनों को लेते हैं। नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी, जो मिल्क यानी दूध लेते हैं वो चाय नहीं लेते हैं। ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक, सभी पर्सन जितने हैं कम से कम एक ड्रिंक लेते हैं। अब देखो मैं आपको सबसे पहले तो एक वेन डायग्राम बताता हूँ। ये मान लो कि मैं बना दिया सपोज टी का, और इसको मान लो कि मैं बना दिया कॉफ़ी का। ठीक है,
और ये वाला मैं बना दिया लेट से कि मिल्क का, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। ये मिल्क का। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। एक चीज़ आप नोटिस करो, ये क्या है, टी है, सॉरी ये टी है, ये वाला कॉफ़ी है और ये वाला मिल्क है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ देखो टी और कॉफ़ी में तो रिलेशन बनाया हूँ, क्योंकि बिकॉज 15% दोनों को लाइक करते हैं, तो ये टी एंड कॉफ़ी का दोनों का 15 हो गए। टी का टोटल कितना दिया, 75 दिया है। ठीक है, कॉफ़ी का टोटल दिया 60 दिया है। बताओ भाई, परंतु ये मना किया है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी। जो मिल्क लेते हैं वो टी नहीं लेते, इसलिए देखो मिल्क और टी में कुछ भी कॉमन नहीं है। मिल्क और कॉफ़ी में है, पर मिल्क और टी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मना किया इसलिए। ठीक है, तो सेम चीज़ मान लो, अब ये 75 दिया, 15 ये होगा तो ये 60 हो जाएगा भाई। 60 ये दिया है और ये कितना हो गया, मान लो 15 हो गया, तो ये वाला 45 बचा। अब 45 में ये यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट है ना, ये भी और ये भी दोनों मिला के 45 है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओनली कॉफ़ी वाले को 45 माइनस एक्स, और इसको मैं बाई मान लेता हूँ। बताओ, ठीक है, मतलब जो मिल्क अकेले ले रहे हैं, केवल मिल्क ले रहे हैं वो बाई है, मिल्क और कॉफ़ी जो ले रहे हैं वो एक्स हैं, केवल कॉफ़ी ले रहे हैं वो 45 माइनस एक्स हैं, मिल्क कॉफ़ी और टी दोनों ले रहे हैं वो 15 है, अकेले टी ले रहे हैं वो 60 है। समझ आया? अब पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन, क्वेश्चन जो आपसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी, पार्टी कितने पर्सन अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टी के टोटल पर्सन हम निकाल लेते हैं, पार्टी टोटल पर्सन। देखो 60 15, 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, 45 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस बाई, यही टोटल होगी भाई। 60 15 75 और 75 और 15, 7 4 11 12, मतलब 120 माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा प्लस बाई। ये टोटल पार्टी के मेंबर हैं, इतने पार्टी ही टोटल अटेंड कर रहे हैं। समझ आया? पहला देखते हैं 50% टू मिल्क। अगर 50% मिल्क लेते हैं तो मिल्क में एक्स प्लस बाई, पहला देखो मिल्क में कितने ले रहे हैं भाई, एक्स प्लस बाई ले रहे हैं ना, एक्स प्लस बाई बराबर 50। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी। अगर मान लो पहले स्टेटमेंट को आप लेते हो तो एक्स प्लस बाई बराबर 50 है, तो क्या आप बाई की अलग से वैल्यू निकाल पाओगे भाई? एक्स की जब नहीं पता तो बाई की आप कैसे निकालोगे? मान लो बाई की आप 25 लेते हो तो भाई इसकी भी 25, बाई की 20 लेते हो, एक्स की जो भी लोगे बाई की वैल्यू चेंज होगी, तो इससे अकेले कांट डिटरमाइन। समझ आया? अकेले कांट डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द पार्टी, कितने अटेंड कर रहे हैं, 120, 120 प्लस बाई इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक द मिल्क ओनली। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द पार्टी यानी 120 प्लस बाई इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। मिल्क ओनली यानी बाई ले रहे हैं, तो ये बाई को जब उधर ले जाओगे तो 4 बाई इज इक्वल टू 120, मतलब बाई इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 30, 120 अपॉन 4 यानी 30 आ गया। जब बाई की वैल्यू 30 आ गई, सवाल में आपसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी, आपसे यही पूछा है हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी। तो भाई जब बाई की वैल्यू ये आ गई तो पार्टी को 120 प्लस 30 आप कर सकते हो ना, बाई की वैल्यू आप निकाल लिए तो 150 आप बता सकते हो, चाहे नंबर ये जो भी आए, पॉइंट ये है कि आप बता सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट से यस आप बता सकते हो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर स्टेटमेंट। यही होगा, एक स्टेटमेंट से हम नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टेटमेंट से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अहमदाबाद। मतलब हम सेकंड से कर पा रहे हैं बट फर्स्ट से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, समझ आया? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर। मतलब 3 डिजिट का नंबर कंसीडर करना है, अब बताना है कि नंबर क्या है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। भाई मैं मान लो कि नंबर ले लेता हूँ एक्स बाई जेड, ये मैं नंबर मान लिया। तो पहले स्टेटमेंट में बोला है कि सम ऑफ द डिजिट यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। मैं इसको लिखता हूँ एक्स इंटू बाई इंटू जेड। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट,
द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर ही डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब ये नंबर, अब इसको एक्स बाई जेड लिखूंगा तो अब हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड है कि डायरेक्ट नंबर है। तो नंबर बोल रहा है तो मैं लिखता हूँ 100x प्लस 10y और प्लस का जेड, डिविजिबल बाय द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोला है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिनकी डिजिट का सम उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। मान लो कि अगर मैं तीनों नंबर को 1 1 1 लेता हूँ तो भाई इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, पर जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 1 नॉट इक्वल टू 3, ये नहीं हो सकता। मान लो कि मैं 1 2 2 ले लेता हूँ तो जब इनको जोड़ूंगा तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी नहीं होगा। मान लो कि मैं कुछ ले लेता हूँ 2 2 3 ले लेता हूँ तो इनको जोड़ोगे तो 2 2 4 3 7 होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 4 3 12 होगा, नहीं होगा। मान लो कि मैं 1 2 3 कुछ एक डिजिट 1 2 3 ले लेता हूँ, इनको जोड़ो कितना होगा, 3 2 5 1 6 होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 और 1 कम 6, ये हो रहा है, ठीक है। मतलब नंबर हमारा कुल मिला के क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डिजिट जो उसके डिजिट है 1 2 3 हो सकते हैं, अब किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकता है। जैसे मैं अरेंज करता हूँ, देखो 1 2 3, 1 को मैं फिक्स किया तो 2 3 को चेंज कर देता हूँ, 1 3 2, दो नंबर बन गए। अब मैं 2 को फिक्स करता हूँ पहले, तो 1 और 3 को चेंज कर सकते हो आप, 2 1 3 हो जाएगा और 2 3 1। ये पता है कैसे लिखते हैं, इसका भी एक प्रोसेस होता है भाई। जब पहले जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, आपको पता है डिजिट तो 1 2 3 ही होना है, अब वो इधर उधर हो सकते हैं 1 2 3 3 2 1 2 1 3 ऐसे। तो पहले आप 1 को फिक्स करो, 2 3 लिखा, फिर 3 2 लिखा, ठीक है, दो बने। अब 2 को फिक्स करो तो 1 3 लिखा, 3 1 लिखा, तो ये बन गए। अब 3 को फिक्स करो तो 1 2 और 3 2 1, ये 6 नंबर हो गए। ये 6 के 6 नंबर अलग अलग हैं। अब अगर इस अप्रोच से आप नहीं करते हो तो आपको लगेगा कि यार सामने वाले ने कैसे लिख दिया ये अलग अलग नंबर, मुझे तो दिमाग में ही नहीं आया। अप्रोच यही तरीका होता है कि पहले आप एक को फिक्स करो, 2 को चेंज करो, 2 3 3 2, दूसरे को फिक्स किया तो इन दोनों को चेंज कर दिया तो अलग होगा, फिर तीसरे को फिक्स किया तो ऐसे, तो ये 6 नंबर हो गए। अब बताओ व्हाट इज द नंबर, पहले स्टेटमेंट से क्या आप ये बता पा रहे हो कि कौन सा नंबर होगा, भाई ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, ये भी 6 के 6 नंबर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली क्या बता पा रहे हो कि कौन सा नंबर होगा, नहीं। तो पहले स्टेटमेंट से कांट से, मतलब पहले स्टेटमेंट से आप नहीं बता पा रहे हो, ठीक भाई। दूसरा स्टेटमेंट, द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, सम ऑफ द डिजिट क्या है भाई, 3 2 5 1 6, इनकी सम ऑफ द जो डिजिट है वो 6 आ रही है, तो 6 से ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड होगा बताओ। अब भाई 6 जो है इवन नंबर है, 6 जो है इवन यानी सम संख्या है, तो सम संख्या जिसको डिवाइड करेगी, जो डिवाइड होगा सम संख्या से वो पक्के में सम संख्या ही रही होगी, तो ये विषम संख्या तो ये नहीं होगा, ये सम संख्या है तो ये हो सकता है, अभी चेक करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। मतलब ये दो कौन कौन से, एक तो 1 3 2 और एक 3 1 2, ये दोनों हो सकते हैं। चेक करते हैं, 6 से दोनों जो डिवाइड होगा वही हो जाएगा, अगर दोनों डिवाइड होंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर एक डिवाइड होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बोला है, द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट, तो नंबर तो ये भी है, ये भी है, 6 से डिवाइड करो तो 6 दूनी, ये इसको डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 22 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 52 आ, मतलब दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं भाई, ठीक है। जब दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या फिर से आप बता पा रहे हो कि नंबर 132 होगा कि 312 होगा, फिर से आप नहीं बता सकते, ठीक है, फिर से आप नहीं बता पा रहे हो, दूसरे स्टेटमेंट से भी आप नहीं बता पा रहे हो। परंतु भाई जब इन दोनों को कंबाइन करो तो इसमें से ये 6 नंबर है, इसमें से 2 नंबर है, तो फिर से 2 नंबर कॉमन आ जाएंगे, तो फिर भी नहीं बता पाओगे। तो ना अकेले आप किसी स्टेटमेंट को लेके बता पा रहे हो और ना दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके बता पा रहे हो, तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। देखो 5 चिल्ड्रेन, कौन कौन से दिया है, 5 चिल्ड्रेन, एज के अकॉर्डिंग दिया, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सॉरी ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, ठीक है। एनी 2 सक्सेसिव एज डिफर बाय 2 ईयर, मतलब किन्हीं भी 2 सक्सेसिव स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ए एंड बी का 2 साल है, बी एंड सी का 2 साल का डिफरेंस है, सी एंड डी का 2 साल का, डी एंड ई का 2 साल का है,
ठीक है। अब देखो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट वन, मतलब सबसे जो छोटा वाला कम आयु वाला बंदा है उसकी एज क्या है, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले तो हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मान लो कि मैं इसको x मान लेता हूँ, तो भाई ये x+2 हो जाएगा, ये x+4 हो जाएगा, ये x+6 हो जाएगा और ये वाला x+8 हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि सभी के बीच में जो दो कंसेक्यूटिव सक्सेसिव स्टूडेंट के बीच 2 साल का डिफरेंस है, इनके बीच भी 2 साल का है, इनके बीच भी 2 साल का है। बिकॉज x+4 में से x+2 माइनस करोगे तो 2 ईयर बचेगा। ठीक है, सभी के बीच 2 साल का डिफरेंस है। सवाल हमसे पूछा व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब आपको x की एज बतानी है कि x कितना है। अब देखो कौन कौन से फाइंड करवाते हो। पहले स्टेटमेंट, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। एल्डेस्ट मतलब x+8, पहला स्टेटमेंट है। एज ऑफ द एल्डेस्ट वन इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट, 3 टाइम्स द यंगेस्ट यानी 3x। x को उधर ले जाओगे तो 2x इज इक्वल टू 8। तो क्या आप x की वैल्यू 4 बता सकते हो? 8/2 4, मतलब इससे आप बता सकते हो ना कि x की वैल्यू क्या है। यही तो पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन, तो x की वैल्यू 4, मतलब ये इससे बता सकते हो अकेले। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से आप अकेले बता सकते हो कि सबसे छोटे वाले की एज कितनी है, वो है 4 साल, बिकॉज x4। सेकेंड स्टेटमेंट, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर। भाई इन सब की एवरेज एज निकालोगे तो ये वही होगा जो ये बीच वाला होगा। मैं आपको एवरेज सिखा चुका हूँ कि चाहे इन सबको जोड़ के 5 का भाग दे दो या इन, बिकॉज इन सब के बीच डिफरेंस तो बराबर है, तो जो बीच वाला एकदम है वही एवरेज होगा। देखो x+4 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू फिर से आपकी 4 आ जाएगी। तो इससे भी बता सकते हो कि सबसे यंग वाला कौन है। आपको ये भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये कैसे लिख दिया, तो इन सबको जोड़ो। x x x x x कितना होगा 5x, 8 6 14, 4 18 2 20 20। एवरेज है मतलब 5 है तो 5 का भाग दोगे, और ये बराबर कितना दिया है आपको 8 साल दिया है। भाई 5 से दोगे तो 5 चौका 20, तो 5 कॉमन ले लोगे तो x बचेगा, 5 चौका 20 कट गया तो 4 और बराबर ये 8 हो गया। या 5 इधर का मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर होती है, तो x की वैल्यू फिर से आपकी 4 आ गई। तो यही कि जब इनका डिफरेंस सेम हो तो एग्जैक्टली जो मिडिल टर्म है उसका वही हमारा एवरेज होता है। तो इससे भी आप बता सकते हो। तो अब आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर। ये गलत हो गया, दोनों से हम अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो भाई देखो इस तरीके से आपको सारी चीजें एग्जाम ट्रिक्स पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ भाई कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, जब आप ये सब करोगे एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो। मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाता हूँ और मोटिवेट होकर वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ। राइट, क्योंकि वीडियो बनाना आप तक प्रोवाइड करना, डिलीवर करना काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिस्टमेटिक वे में मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जगह आपको ऐसे इस तरीके से नहीं बताते, आपको डायरेक्ट बता देंगे हाँ ये आंसर होगा, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन कर पाओगे। परंतु वही क्वेश्चन जब, क्योंकि याद तो कुछ रहता नहीं एग्जाम में, वही क्वेश्चन आएगा तो भी आप शायद अप्लाई ना कर पाओ। ठीक है, तुम आसान बनाने का मैं कोशिश करता रहता हूँ। बस आपसे मतलब इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा, फिर दूसरे साल के करेंगे, 2024 की कर लेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।